देखो, टॉपिक तुम लोगों का है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या जान रहे हो, सो पहला समझना कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनने के लिए यही योग्यता है कि बिहार और झारखंड में जिसका नौकरी का एज खत्म हो जाएगा, जनरल का नौकरी की एज क्या साल है? 35 साल। बोलता कह रहे क्या साल है? तो मतलब तो नौकरी करने के लायक, जब सरकारी नौकरी के लायक नहीं रह जाएगा तो किसके लायक हो जाएगा? राष्ट्रपति के लायक। क्योंकि न्यूनतम उम्र है क्या साल? 35 साल। ये सब योग्यता है, ये सब पढ़े के और लिखे को उतना जरूरत नहीं है, ये सब टाइम पास करने का तरीका होता है। सिंपल ही जान लेना, भारत का नागरिक हो, पगला ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। बात समझ में आया? यही योग्यता एमएलए का है, यही योग्यता एमपी का है, यही योग्यता राष्ट्रपति का भी है, खाली एज का अंतर है। एज को दिमाग में कैसे रखोगे? 25, 30, 35। क्या वर्ड बोले हम? 25, 30, 35। तो राष्ट्रपति के लिए उम्र क्या साल होना चाहिए? 35 साल। पगला नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो बदलाओ, गंध मचा के दुनिया भर कैंडिडेट हो जाएगा कि नहीं? तुम गांव देहात में तुम लोग देखा होगा कि बहुत कोई ऐसा आदमी होता है मुखिया के चुनाव में जो अपने जानता है कि साला हमारे गोतिया सब वोट नहीं देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। काहे कि 10 आदमी तो जान जाएगा ना। तो यहाँ राष्ट्रपति बनना खाली खड़ा हो जाएगा ये कंफर्म हो करके कि हमको चुनाव लड़ लेंगे, तो बदलाओ बहुत को टीवी स्क्रीन में नाम आएगा, बायोडाटा आएगा, कहाँ का है, कितना पढ़ा लिखा, अटपट सब आएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनावश्यक भीड़ लग जाएगा। तो संविधान बनाने वाले के दिमाग में यही मॉडल था कि हिंदुस्तान में शासन की प्रणाली वही है जो ब्रिटेन के शासन की प्रणाली है। बात समझ में आ रहा है? ब्रिटेन में वास्तविक शक्ति किसके पास? वास्तविक शक्ति है प्रधानमंत्री के पास। हाँ, ब्रिटेन में वास्तविक शक्ति है प्रधानमंत्री के पास। वहां चलता है राजा रानी। तो राजा रानी के पास कोई वास्तविक शासक पावर नहीं है। तो भारत में वही मॉडल है। भारत में 2 सुप्रीमो है, एक कहलाएगा शासनाध्यक्ष। क्या वर्ड बोले? शासनाध्यक्ष, मतलब ओरिजिनल पावर वाला आदमी। बात समझ में आ रहा है? और वो है प्रधानमंत्री। और एक है घर का मुखिया, कहने के लिए, जैसे ना कि बाबूजी बोल वृद्ध हो गए लेकिन मुखिया तो वही है। तो वैसे ही एक आ जाता है राष्ट्राध्यक्ष। तो राष्ट्राध्यक्ष कौन हो गया? राष्ट्रपति। योग्यता दिमाग में बैठ गया। अब तुम लोगों को हम कंक्लूजन की ओर ले जा रहे हैं, कारण की ओर। तो सवाल यह पैदा हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में भीड़ लगेगा, जबरदस्त लगेगा, और ऐसे आदमी को चुनना है जिसको पावर देना नहीं है। अब राष्ट्र पूरा चुनावी समर के दौर से जब गुजरेगा तो बतलाओ कि पूरा प्रशासनिक गतिविधि ठप हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो उस कंडीशन में क्या सीन सिचुएशन आए? तो उस कंडीशन का सीन सिचुएशन यही किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही उम्मीदवार खड़ा होगा जिसके नाम का प्रस्ताव कम से कम 50 आदमी करेगा और 50 आदमी इसके नाम का अनुमोदन करेगा। तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। कितने प्रस्तावक? अबे कितने प्रस्तावक? 50। और कितने अनुमोदक? 50। अब कहोगे दोनों बुझाता नहीं है। गांव में तुम लोग देखा होगा ड्रामा करते रहे, नहीं बोलता है कि आज का सभापति ये होगा, मैं इसके नाम का प्रस्ताव करता हूं। तो वैसे ही 50 आदमी ये रखेगा कि फलाना को हम राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के रूप में इसका नाम प्रस्तावित करते हैं। फिर आया, फिर 50 मेंबर जो होगा वो कहेगा कि हम इसका अनुमोदन करते हैं। तो कुल मिलाकर के जोड़ दोगे तो 100 आदमी हुआ। हाँ या ना? एक बात बतलाओ, एक एक शहर में कम से कम सैकड़ों ऐसे रईस हैं जो 100 आदमी को राजधानी से हवाई जहाज से ढोढा करके दिल्ली ले जाएगा कि चल रहे राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, तुम 50 आदमी अनुमोदन करना, 50 आदमी समर्थन करना। बात समझ में आया? तो बदलाओ, इस कंडीशन में भी बहुत भीड़ बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक और प्रस्तावक वही होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा।
कभी राष्ट्रपति चुनाव में तुम लोग वोट दिया है क्या? है राष्ट्रपति के चुनाव में उसी आदमी को चुनना है जो माने प्रस्ताव वही देगा, अनुमोदक वही होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट जो देने वाले का गुट होता है उसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल। कौन मंडल? निर्वाचक मंडल। कौन मंडल बोल रहे हैं? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के, यही गड़बड़ाना मत, के निर्वाचित सदस्य, यही खेला करता है एग्जाम में, निर्वाचित सदस्य। और मैं ताल ठोक के कह रहा हूं सब अनुच्छेद मत रटना, नहीं तो अनुच्छेदवा भेटाता है तोरा लगता है नहीं कि हमरा भगवान भेटा गया। लिखा देगा कि 52 से 62 फिर ऑब्लिक 72 तो लगेगा बाप रे बाप सब चला 395 अनुच्छेद है, 2 पन्ना जोड़ दो रटा जाएगा। नहीं रटना, इसमें करना क्या है, जो बहुत काम का है वही रटना है, नहीं तो वही गत होगा। निरर्थक प्रयत्न बुझाता है, बिना काम का मेहनत जिसका कोई फल नहीं निकले। जैसे तुम लाजवाब सैलून खोलो पंजाबी मोहल्ला में, तो बदला पंजाबी लोग बाल कटाता है, इसको कहा जाता है निरर्थक प्रयत्न करना। कृपया पंजाबी मोहल्ला में सैलून ना खोलें। इसलिए सब अनुच्छेद रटक चक्कर में अपनी मेहनत करके तबाही मत मचाना। काम का जो है हम एकदम रटा देंगे, सॉलिड रटा देंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके सदस्य? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित। यहाँ खेला क्या करेगा देगा ऐसे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, निर्वाचित जान रहे हो। लोकसभा में कल तक, अब तो हटा दिया, फिर भी जान लो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था कि नहीं? हाँ या ना? राज्यसभा में 12 मेंबर साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आता था कि नहीं? आता है कि नहीं? अच्छा, पहले प्रावधान था विधानसभा में एगो एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता था। तो उस सब मेंबर क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, जवाब होगा हरगिज नहीं। डन है? हाँ या ना? तो हम लोगों को वर्ड पर जोर देना है, किस पर? निर्वाचित सदस्य पर। तो ये ऐसा क्यों रखा? अभी तक तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में यही दिमाग में रखना है कि लोकसभा के लिए योग्यता क्या है, तो यही योग्यता। इतने इतने नोट्स यही होता है यार, इतना दूध लेते हो, दही जम के इतना हुआ, घी जम के इतने न होगा, दैट इज नोट्स। और जहां मास्टर ढड्ढा बाय ढड्ढा लिखना शुरू करता है और जहां पर स्क्रीन में पढ़ पढ़ के सुनाना शुरू करता है, तय मान लेना वो टाइप करके एकरम चढ़ा करके लेनिया पढ़ दे रहा है, उसे कोई फायदा नहीं होगा, किताबी लैंग्वेज हो गया। 3 गो लाइन दिमाग में रखना 35 साल, बाकी सब में एक जैसा खत्म, द इंड सोहा। 50 अनुमोदक होगा, 50 प्रस्तावक होगा। तो अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होगा? तो वही होगा जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देगा। तो जो चुनाव में वोट देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वाचक मंडल। कौन मंडल? निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो गया? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहां तक समझ में आ गया? तो अब यहां पर पूछता है, अगर मेंस लोग है तो ये पूछता है कि ये प्रावधान क्यों किया गया? तो यार ये प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्र में एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसको राष्ट्र का पहला व्यक्ति घोषित करना है। पहला व्यक्ति घोषित करना है। तो देश का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऐसा ही ऑर्डर चलता है। अब समझना जरा मेरी बात को, अगर आवाम की आम जनता डायरेक्ट चुनती है, अगर आवाम की आम जनता डायरेक्ट चुनती है तो बदला उसको बहुत पावर देना होगा कि नहीं? एक मुखिया जो चुनाव जीतता है यार तहलका मचा देता है। मुखिया को बहुत जगह वेतन मिलता भी नहीं है, लेकिन मुखिया के चुनाव में लाखों रुपया उड़ाता है कि नहीं? क्योंकि बहुत पावर है। कमाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात अलग है कि घूस घास से कमेबो तगड़ा करता है, लेकिन डायरेक्ट चुना है तो पावर है। मोदी जी को एक बनारस की जनता चुनी है ना भाई, डायरेक्ट चुनी, लेकिन संपूर्ण देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल इंसान है या नहीं? एक एमएलए को जो चुनता है एक इलाका का जनता चुनती है, लेकिन वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं? अब जरा इमेजिन करो, जिस राष्ट्र की 140 करोड़ जनता डायरेक्ट एक आदमी को चुनेगा, उसको पावर बहुत देना होगा कि नहीं?
जिस एक व्यक्ति को, मान लो, समझना, 140 करोड़ जनता 543 एमएलए को चुनी। अरे 140 करोड़ जनता 543 एमएलए को चुनी, और वही 140 तो भकुआ रहा है, बुझा रहा है कि नहीं है? 140 करोड़ जनता किसको चुनी? एमपी को। कितने एमपी को? 543 एमपी को। और वही 140 करोड़ जनता एक आदमी को चुनेगा, तो जितना पावर तुम 543 एमपी को दिए हो, उतना अकेले एक राष्ट्रपति को पावर देना होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अगर अब देखो लफड़ा, जनता चुनती है तो पावर देना होगा, जनता चुनती है तो पावर देना होगा, और अगर नहीं चुनती है, अगर नहीं चुनती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्र का पहला व्यक्ति कैसे होगा? समस्या समझ में आया? अगर डायरेक्ट वोट जनता नहीं चुनती तो पहला कैसे, और जनता चुनती है तो पावर क्यों नहीं? 10 लाख लोग चुना, लाख, नरेंद्र मोदी को लोकसभा क्षेत्र में वोट दिया, इतना दबंग हो गए, जिसको 140 करोड़ चुनेगी वो कितना पावरफुल होगा? मतलब बात यही हो जाता है कि मतलब जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी। तो 10 लाख जनता चुना है तो तू इतना भौकाल फाड़े हुए हो, तो जिसको 140 करोड़ चुने से गर्दन मचाएगा। तब कहा कि नर बाप, पावर में हो जाएगा झगड़ा, पावर में हो जाएगा काच काच मच मच। इसलिए कहा कि डायरेक्ट राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना नहीं जाएगा। तो कौन चुनेगा? जनता जिसको चुनती है। क्या वर्ड बोले? जनता जिसको चुनती है वो चुन देगा राष्ट्रपति को, तो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना हुआ माना जाए। अरे तुम चुना एमएलए को, तुम चुना एमपी को, तो वो चुनल कन चुन देगा किसको? राष्ट्रपति को। तो मतलब डायरेक्ट चुनाया कि इनडायरेक्ट चुनाया? तो डायरेक्ट पावर होगा कि इनडायरेक्ट पावर होगा? जब इनडायरेक्ट पावर होगा तो कहने भर के लिए पावर होगा, वास्तविक पावर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जनता ने चुना। अब फरियाया तो ये पूछता है मेंस में कि राष्ट्रपति के चुनाव की इस प्रणाली क्या भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है? तो आंसर होगा बिल्कुल है। हमको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसके हाथ में शासन सत्ता और शक्ति देना है ही नहीं, तो उसके लिए राष्ट्र को मैं चुनावी समर से क्यों गुजारूं? हमको एक राष्ट्राध्यक्ष चुनना है, हमको किसी भी कीमत पर शासनाध्यक्ष चुनना नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया। अब दूसरा चीज आता है कि जिसको चाहेगा एमएलए लोग, समझना, लोकसभा में कितना मेंबर है? 543। राज्यसभा में कितना मेंबर है? मारेंगे लठिया से 250 का, हाँ 233 प्लस 12 245। कार्य करमजला कहां मरल रहता है? तो 233 ने है, तो कुल मिला के कितना हुआ? 776। हाँ या ना? ई हुआ लोकसभा और राज्यसभा का। आप जरा ले लो विधानसभा का, तो यार अकेले यूपी में 403, बिहार में 243, एमपी में 200 प्लस, राजस्थान में 200 प्लस तुम्हारा महाराष्ट्र। अब तुम ही बतलाओ, मोटे तौर पर 3500 प्लस या 4000 प्लस विधानसभा का सदस्य है, तो भाड़ में जाए 4000। तो मान लो कि 3000 प्लस एमएलए है। समूचे हिंदुस्तान में 28 राज्य है ना? अरे हिंदुस्तान में 28 राज्य है या नहीं है? 28 राज्य हो गया। दिल्ली और पांडिचेरी जहां विधानसभा है, दिल्ली और ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, दिल्ली और पांडिचेरी में 70वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया। किस किस को? दिल्ली और पांडिचेरी। केवं संविधान संशोधन है? 70वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया। अब तुम ही बतलाओ कि एक और 776 एमपी है, हाँ या ना? और एक और 3000 प्लस एमएलए है, तो यार ये लोग गाय बैल गधा सुअर जिसको चाहेगा राष्ट्रपति बना देगा ना? हाँ या ना? एक और 776 है और एक और 3000 प्लस है, तो ये लोग जिस किसी को चाहेगा, खाली मिलियन भाई, यूपी 403, बिहार 200 प्लस, एमपी 200, तो यही मिला करके हो गया 800। हाँ या ना? तो ये लोग तीनों खाली कसम खा ले कि हम नहीं लोग इसको वोट देके
बनाना है, अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो बतलाओ आसानी से चुनाव जीत जाएगा ना? लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए दो पद्धति दिया गया, एक को कहा गया समानुपातिक और एक को कहा गया एकल संक्रमणीय। क्या कहा गया? समानुपातिक और एकल। तो क्या है समानुपातिक और क्या है एकल संक्रमणीय, नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। लेकिन अभी तुम जान लो कि ये जो कड़ी तुम लोग बुझा रहे हैं पूरा, धकधकी नहीं ले रहे। अब समझना, यहां वोट नहीं चलता। जैसे तुम लोग वोट देते हो मुखिया वाला, तो मान लो 10 वो कैंडिडेट है, 10 को वोट देते होगी, एक को देते हो, एक को देते हो, एमएलए में एक को देते हो, एमपी में एक को देते हो, लेकिन राष्ट्रपति में उतने को दोगे जितना उम्मीदवार है, जितना उम्मीदवार है। जरा हम इसको समझाएंगे तोड़ के। राष्ट्रपति में दो वर्ड हम बोल रहे हैं, एक वर्ड आता है बहुमत और एक चलता है स्पष्ट बहुमत। क्या वर्ड बोले? बहुमत, और एक बोल रहे हैं स्पष्ट बहुमत। कौन बहुमत? ये दोनों में अंतर क्या है? मान लो, सुनो, हम लोग धनबाद में हैं, हाँ या ना? धनबाद लोकसभा में मान लो कि 5-10 लाख लोगों ने वोट दिया। कितने ने? उसमें बीजेपी को मान लो कि वोट पड़ा 4 लाख। कितना पड़ा? 4 लाख। मान लो कांग्रेस को पड़ा 3 लाख, ठीक है। जदयू को पड़ा, छोड़ दो, राजद को पड़ा, आरजेडी को पड़ा 2 लाख, जदयू को पड़ गया मान लो 1 लाख। तो 4 3 7 दोनों 10 लाख हो गया ना? है? अब तुम ही बताओ, बीजेपी 1 लाख वोट से जीता कि नहीं? कितने लाख से? कहोगे गर्दा उड़ा दिया, गंध मचा दिया, अरे भाई 1 लाख वोट से चुनाव जीत गया। लेकिन ईमानदारी पूर्वक किसी को पलट के देखो, बीजेपी को कितना वोट है? 4 लाख। मतलब 10 लाख जनता में 4 लाख जनता तुमको पसंद करती है और 6 लाख जनता ना पसंद करती है। इसका ये भी तो मीनिंग है कि 4 लाख जनता पसंद करती है और 6 लाख जनता ना पसंद करती है। तो बदलाव चुनाव जीता कि हारा? एक नजर से हारा और दोनों नजर से ध्यान रखना, इसको कहा जाता है बहुमत। बहुमत का मतलब हुआ जिसने सबसे अधिक वोट लाया। लेकिन राष्ट्रपति में ये चीज नहीं है, ये पद्धति राष्ट्रपति में नहीं है। राष्ट्रपति में स्पष्ट बहुमत। अब स्पष्ट बहुमत का क्या मतलब है? यहां टोटल वोटर कितना है? टोटल वोटर कितना है? 10 लाख का 50% कितना होगा? 5 लाख से एक ज्यादा, 5 लाख से एक ज्यादा। तो स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। तो राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव वही जीतेगा जो कुल मत के 50% से एक वोट ज्यादा लाएगा। इसको पॉलिटी के किताब में लिखा रहेगा कुल मत मूल्य बटे 2 जोड़ 1। वो भाड़ में जाए लैंग्वेज, तुमको दिमाग में क्या रखना है? 50% + 1। क्या दिमाग में रखोगे? 50% + 1। पर आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि चुनाव की पद्धति क्यों रखा? अब हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक क्या है और एकल संक्रमणीय क्या है। ठीक है, इसको हम डिटेल